Good morning, students and my dear friends. Today is 24th of March 2023, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF and other economy related updates, you can join me on Telegram channel, Telegram, ResearchGate, Facebook और Instagram पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। ओनली दोज who will risk going too far can possibly find out how far one can go। आज के मिंट ने अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश करी। मिंट न्यूज़पेपर ने बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ऑटो बायर्स में फील इन्फ्लेशन पिंच। तो अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करें तो कल की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन ने बहुत सारे जो सेक्टर हैं उनकी रिकवरी को इम्पैक्ट किया है। पैंडेमिक के बाद जो सेक्टर ओपन हुए, जो रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुए, उसके बाद से कई सारे सेक्टर्स जो कि पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे थे उन्होंने रिकवरी स्टार्ट कर दी। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसा कंसर्न रेज हुआ जिसकी वजह से कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसमें से ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ऐसा ही सेक्टर है। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के पिछले लास्ट 10 सालों का ट्रेंड देखें तो पैंडेमिक से पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशनरी कंडीशंस ही थी और अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी से अवेयर तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे पहले रिसेशन आया था जिसका इम्पैक्ट हमें अदर सेक्टर पर देखने को मिल रहा था। इसके बाद पैंडेमिक की सिचुएशन आई तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। लेटर ऑन पैंडेमिक के बाद चिप शॉर्टेज की कंडीशंस हमें देखने को मिली। चिप शॉर्टेज का इम्पैक्ट भी हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब नाउ इन्फ्लेशन जो है वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही है। अगर आपको पता होगा, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। इसके ट्रेंड से हम एनालाइज कर सकते कि इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो इनपुट जो कॉस्ट है उसके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो व्हीकल हैं उनके प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इन्फ्लेशन की वजह से जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी पेंट अप हुई है। तो व्हीकल प्राइस ऑल अक्रॉस द सेक्टर, कमर्शियल, पैसेंजर, टू व्हीलर सेगमेंट्स आर सेट टू राइज इन टर्म्स ऑफ प्राइस फ्रॉम 1st of April। तो 1st of April के बाद जितने भी सेगमेंट हैं उसमें सारी कंपनीज अपने प्राइस को इंक्रीज करेंगी, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करेंगी। क्यों? उसके 2 रीज़न है। एक तो इन्फ्लेशन है, इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा भारत 4 फेज़ 2 एमिशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनकी वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो जितने भी टॉप इंडियन ऑटो मेकर्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प, Maruti Suzuki, Tata Motors, all have announced a price increase across their all portfolios, whether it is a commercial, passenger or two-wheeler segment। हालांकि जो क्वांटम है इंक्रीज का, प्राइस इंक्रीज का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। द प्राइस रेट हाइक रेंज फ्रॉम 2% जो कि हीरो मोटोकॉर्प कर रहा है टू व्हीलर्स में, टू 5% जैसा कि टाटा मोटर्स कर रहा है अपने कमर्शियल व्हीकल में। तो 2 से 5% का प्राइस हाइक जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो कर रही हैं इन्फ्लेशन और भारत 4 एमिशन रूल्स की वजह से। तो अप्रॉक्सीमेटली सारे सेगमेंट में हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है एंड दिस इज द ऑटो इंडस्ट्री facing several headwinds that could slow their sales growth। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें कम सेलिंग देखने को मिले। तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी किन सेगमेंट में कितनी सेल हुई है ये आप देख सकते हो। कितना ईयर वाइज परसेंट चेंज है इन टर्म्स ऑफ सेल। तो थोड़ा सब में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि जैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी से प्राइस इंक्रीज करेंगे, डिमांड जो है वो पेंट अप होगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। कैश मार्केट वॉल्यूम्स ड्रॉप 20% इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो बेसिकली जो ये समय ग्लोबल मार्केट में टर्मोइल चल रहा है, जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस आ रही हैं, जिस तरह से पास्ट सिचुएशन में इन्फ्लेशन के कंसर्न रहे, उसको देखते हुए कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बारे में कंपैरिजन किया गया है। और इस न्यूज़ में कहा गया है कि भले ही जो इन्वेस्टमेंट फ्लो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIPs के थ्रू इन्वेस्टर्स का फ्लो इंक्रीज किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, लेकिन अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट का जो टर्नओवर है वो 20% तक फॉल किया है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर 23 जो कि मार्च में एंड होने वाला है। तो डिस्पाइट इन्वेस्टर फ्लो थ्रू SIPs क्रॉसिंग 30K crore
इन द 5th consecutive month of फरवरी के मंथ में हमें SIP में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। इसके बावजूद भी अगर हम कैश मार्केट को देखें तो कैश मार्केट में 20% का फॉल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी नोशनल वैल्यू जस्ट डबल हो गई है। रीजन बिहाइंड मार्केट अनसर्टेनिटी एंड पर्सिस्टेंट volatility that actually likely to reduce the volumes, and other reasons are regulatory restrictions which drove traders to the derivative instead of cash trading। तो जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मार्केट अनसर्टनिटीज़ है, उसकी वजह से डेरिवेटिव्स के केस में तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट जो कैश ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें कैश मार्केट में इन फाइनेंशियल ईयर 23, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 53K करोड़, ऑलमोस्ट 5th फ्रॉम 66K करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कैश ट्रेडिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 5th रह गई है। ओवर द सेम पीरियड एवरेज डेरिवेटिव टर्नओवर मोर देन डबल टू 152 ट्रिलियन आर डे, और जबकि डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग है वो जस्ट डबल हो गई। तो कैश का जो ट्रेडिंग है, जो कैश की डील है वो रिड्यूस हुई है। रीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस और मार्केट अनसर्टेनिटी। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर ऑप्शंस और फॉरवर्ड ऑप्शंस के बीच में कैसा इंटरप्ले हुआ। द बेसिक नोशन बिहाइंड दिस न्यूज़ इज नॉट ओनली दैट कैश मार्केट हैज़ डिक्लाइन, द निफ्टी इज डाउन टू 2.2% दिस ईयर, और जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे निफ्टी और अगर हमें बेंचमार्क इंडाइसेस पर भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी जो है अप्रॉक्सीमेटली इस साल में 2.2% तक फॉल किया है, यानी 31 मार्च 2020 से लेकर के 23 मार्च 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी ने इतना फ्लक्चुएशन दिखाया, और एवरेज जो डिक्लाइन है दैट इज 2.2%। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। द UBS डील सेव्ड नॉट जस्ट क्रेडिट स्विस। तो बेसिकली जिस तरीके से स्विट्जरलैंड का जो बैंक था क्रेडिट स्विस वो डाउनफॉल की सिचुएशन में था, और UBS ने उससे एक डील देकर के सेव किया है। उसी का एक कॉम्पिटिटर और एक राइवलरी ऑर्गेनाइजेशन था, बैंक था, जिसने क्रेडिट स्विस को सेव किया। तो ये बेसिकली एक एडिटोरियल है जहां पर ऑथर का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर UBS डील ने केवल इस पर्टिकुलर बैंक को, क्रेडिट स्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही नहीं सेव किया है, इवन इंटायर स्विट्जरलैंड को सेव किया है। इंटायर स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है उसको रेस्क्यू किया है, क्योंकि मानना है कि जिस तरीके से क्रेडिट स्विस की प्रेजेंट थी स्विट्जरलैंड में, इट वाज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट वुड बी द फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर एनी इकोनॉमी अगर इतना बड़ा बैंक फेल होता है किसी भी इकोनॉमी में। और अगर ये बैंक फेल होता तो इसका इम्पैक्ट केवल स्विट्जरलैंड में ही नहीं, जो वर्ल्ड वेल्थ है ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ का पैसा जो है वो स्विट्जरलैंड में सेफ हेवन में रखा हुआ है। तो इसका बेसिकली ऑथर का कहना है कि इस पर्टिकुलर UBS डील के थ्रू स्विट्जरलैंड के अलावा कई सारे और इन्वेस्टर्स और कंट्रीज़ पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था उसको भी सेव किया है। तो बेसिकली अगर हम देखें विद इन 24 आवर्स जब से ये न्यूज़ आई थी, तो क्रेडिट स्विस बैंक का जो डिपॉजिट था वो लीक आउट करने, या हेमरेजिंग बोलते हैं जिसको, या लोग इंडिविजुअल्स उससे अपना डिपॉजिट्स निकालने लगे थे। जबकि 167 ईयर्स ओल्ड जो बैंक है क्रेडिट स्विस, उसको केवल 24 घंटे लगे बैंकरप्सी की सिचुएशन में आने के लिए। और इमीडिएटली इस न्यूज़ के बाद जितने भी US और UK के रेगुलेटर्स थे, जो उन्होंने अपने स्विस काउंटर पार्ट को इमीडिएटली फ़ोन पर या डिफरेंट वेज के थ्रू कम्युनिकेट किया कि इट इज़ वेरी अर्जेंसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी अर्जेंट टू सेव दिस पर्टिकुलर बैंक फ्रॉम ग्लोबल टर्मोइल सिचुएशन। और इसी के बाद से ये डील पर्टिकुलर बैंक ने ऑफर करी, और ऐसा ऑथर का ये कहना है कि दिस इज़ नॉट ओनली सेविंग ऑफ स्विस बैंक बट ऑल्सो द इंटायर स्विट्जरलैंड इकोनॉमी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। एसेंचर टू फायर 7,000 इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कट। तो एक और ले ऑफ देखने को मिल रहा है। एसेंचर जो बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर है इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ कर रहा है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं एसेंचर के टोटल इंडिया में? अप्रॉक्सीमेटली 3,50,000 की वर्क फोर्स है, जिसमें से 7,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहा है एसेंचर। और जो प्लानिंग है वो ये कि अप्रॉक्सीमेटली 19,000 यानी 2.5% जो ग्लोबल वर्क फोर्स है उसको आगे आने वाले 18 महीनों तक रिड्यूस करना। तो 19,000 को निकाला, जिसमें से 7,000 जो है वो इंडियन वर्क फोर्स से हैं।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्पाइस जेट ओपन टू सेल मोर स्टेक इन एयरलाइन बिजनेस। तो इंडिया की जो लो फेयर एयरलाइन है स्पाइस जेट, वो अपने और ज़्यादा शेयर्स को या अपने और ज़्यादा स्टेक को सेल कर रही है ओपन मार्केट में। रीज़न बिहाइंड टू रिड्यूस इट्स लायबिलिटी। जैसा कि हमने डिस्कस कई बार किया कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में एविएशन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ भी हैं इस समय एविएशन कंपनीज पर, और एयर इंडिया ऑलरेडी कंसोलिडेशन की फेस में है। जो हमारा स्पाइस जेट है वो कंटिन्यूसली अपने शेयर को सेल कर रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स लायबिलिटी एज पर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अजय सिंह। तो बेसिकली पार्टनर से नेगोशिएशन की स्टेज में है और ज़्यादा शेयर्स जो है उनको फ्लोट किया जा रहा है जस्ट टू रिड्यूस द लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड मेक ग्रुप्स मोर प्रॉफिटेबल। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ Business Standard. Neighbors allies to get access to India's 5G test bed. टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हम इंडिया के एम्बिशियस प्लान को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो 5G टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो 6G टेक्नोलॉजी हो। 5G टेक्नोलॉजी के केस में भी इंडिया जो है एक नेट एक्सपोर्टर के फॉर्म में और एक नेट एक्सपोर्टिंग हब के फॉर्म में इमर्ज होना चाहता है, और इसीलिए इंडिया जो है 5G रोल आउट को बहुत स्पीडी मैनर में कर रहा है। और कई सारे एक्सपर्ट ने ये भी बोला था कि अगर इंडिया की यही स्पीड रही तो इंडिया यूएसए से पहले कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी में 5G रोल आउट कर लेगा। तो इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अदर फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि ईरान है, उनको इंडिया के 5G टेस्ट बेड का एक्सेस दिया जाएगा एज पर द ऑफिशियल, एज पर द गवर्नमेंट। अब सबसे पहली बात, ऐसा क्यों किया जाएगा और क्या होता है ये 5G टेस्ट बेड। तो पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट ये एक्सेस जो कंट्रीज़ को दे रही है, अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को, नेबरिंग कंट्रीज़ को, इससे क्या होगा, इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो इंक्रीज करेगा। दिस टेक विल इनेबल द स्टार्टअप्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज in these countries to conduct research and development in case of 5G technology suited to their particular needs, and they will share the innovation with India. तो basically India उनको एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम प्रोवाइड कर रहा है जहां पर एक कंट्रीज 5G रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कर सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट उन्हें अपने रिसर्च और इनोवेशन, अपनी R&D कंट्री इंडिया के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली डिस्काउंटेड टेस्टिंग सर्विसेज जो है वो इंडिया ऑफर कर रहा है ऑन देयर 5G टेस्ट बेड। तो जितने भी इंडिया के अलाइड नेशंस हैं उनके पास ऑफर एज ऑफ नाउ ये सारे कंट्रीज लिस्ट में हैं, और हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर इंडिया इस तरह के इनिशिएटिव लेता है तो इस तरह का इनिशिएटिव इंडिया को बिगर रोल प्ले करने के लिए इनेबल करेगा ऑन टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप विद अदर नेशन एज वेल एज ऑन ग्लोबल फ्रंट। तो इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के फॉर्म में ग्लोबल फ्रंट पे, ग्लोबल लेवल पर और ज़्यादा इमर्ज होगा, उसकी गुडविल जो है और ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी जो ब्रांड इमेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। हालांकि अभी इन डिस्कशन, जो प्रपोजल्स हैं इन पर अभी डिस्कशन ही चल रहा है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि दिस डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेस्ट बेड वॉज हेल्ड एज अ की माइलस्टोन स्टेप फॉर इंडियाज बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन केस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी डोमेन, as well as building such an ecosystem that will actually develop the domestic manufacturing, domestic R&D, technological development, 5G gear equipments, जिससे कि इंडिया जो है 5G टेक्नोलॉजी के फॉर्म में एक नेट एक्सपोर्टर, इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन हब के फॉर्म में सामने आए। 5G टेस्ट बेड क्या होते हैं? बेसिकली 5G टेस्टिंग एनी 5G टेक्नोलॉजी। अगर कोई 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, हर कंट्री की अपनी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें पहले रिसर्च करना पड़ता है कि उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह की बैंडविड्थ, इस तरह के इक्विपमेंट सूटेबल है। तो उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक टेस्ट बेड की जरूरत होती है। तो जितनी भी 5G टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो 6G टेक्नोलॉजी हो, तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वो टेस्टिंग होती है। तो इंडिया वही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो है अपने कंट्री में प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्टिंग 5G यूज केस इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और 5G टेस्ट बेड, उसी कंट्रोल इन्वायरमेंट को हम 5G टेस्ट बेड भी या टेस्टिंग बेड भी बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन नेटवर्क रोल आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने से पहले
ब्रॉड लेवल पे लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कि उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या कंट्री अफोर्ड कर सकता है उस टेक्नोलॉजी को ब्रॉड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, लॉन्च करना। तो उसके लिए टेस्ट बेड की जरूरत होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। बेसिकली इंडिया वही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट 5G टेक्नोलॉजी के लिए प्रोवाइड कर रहा है अपने अलाइड नेशन को, अपने फ्रेंडली नेशन को, कि आप इंडिया में आइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और अगर आपको लगता है तो आप अपने यहाँ वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आगे इंप्लीमेंट करिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, CEPA रिव्यू टू फोकस ऑन डेटा शेयरिंग। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इंडिया और यूएई ने रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइन किया था, और उसके बाद से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यूएई में बहुत ज़्यादा या कई गुना ज़्यादा, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ दिस CEPA एग्रीमेंट और CEPA ट्रेड डील। तो इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुई थी उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो अब CEPA को रिव्यू करने जा रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है जो ये रिव्यू है CEPA का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, ये मई में होगा जब 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस ट्रेड एग्रीमेंट को। तो फाइनली मई में ये ट्रेड एग्रीमेंट 1 साल कंप्लीट कर लेगा, और दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो अब इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का इम्पैक्ट देखेंगे अपने अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, अपनी अपनी इकोनॉमी पर। तो इसीलिए उसका रिव्यू होगा, डिस्कशन होगा कि जो और की पोर्टल्स हैं दोनों ही कंट्रीज के, और कहाँ पर कोलैबोरेशन हो सकता है, कहाँ पर दोनों कंट्रीज और ज़्यादा ज्वाइंट फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड को बूस्ट किया जा सकता है। तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो डेटा शेयर करेंगे एक दूसरे से रिलेटेड टू देयर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। तो दोनों ही साइड के जो पोर्टल्स हैं उनको इंटीग्रेट करके उनके डेटा शेयरिंग के फॉर्म में ये जो रिव्यू है, एनालिसिस है, ये की जाएगी, और लेटर ऑन इन पोर्टल्स को फाइनली इंटीग्रेट भी किया जाएगा। इसके अलावा एक सिंगल विंडो पोर्टल भी है यूएई के पास, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करी जाए। उसके लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन और इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड से नेगोशिएशन भी हो रहा है, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर डेटा शेयरिंग हो पाए दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, कितना कंटेनर मूवमेंट हुआ है, कितना शिप्स जा रहे हैं, कौन कौन से कार्गोज गए हैं, कार्गोज की एंट्री कब हुई है पार्ट पर, इन सब को प्रायोरिटाइज किया, जैसे किस कार्गो को प्रायोरिटी बेसिस पर एंट्री देनी है, किसके कितने क्लियरेंस हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इंटीग्रेटेड मैनर में हो पाए। तो बेसिकली ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए दोनों ही कंट्रीज ये रिव्यू कर रहे हैं। एक तो रिव्यू से उन्हें पता चलेगा कि उनकी कंट्री को कितना बेनिफिट हुआ, दूसरा उन्हें पता चलेगा कि किस किस फोरम पे और ज़्यादा इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, तीसरा ये जो पोर्टल है ULIP, इसको भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए। तो अभी के लिए जो प्रोविजनल डेटा कंपाइल किया है हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड, उसको शेयर किया जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली $2.72 बिलियन का जो गुड्स है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है यूएई को, जो कि पिछले साल से 5% ज़्यादा है। हालांकि कंट्री का अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 10% तक डाउन हुआ है। ओवरऑल एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन यूएई के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें 5% तक इंक्रीज देखने को मिला, और ऐसा कहा जा रहा है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द CEPA डील। सो दिस इज इंडिया यूएई पार्टनरशिप। इंडियाज टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट -10% का फॉल, एक्सपोर्ट टू यूएई 5% का इंक्रीज, ग्लोबल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट -4% का डिक्रीज, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट टू यूएई 19% का इंक्रीज, इंपोर्ट फ्रॉम यूएई अप्रॉक्सीमेटली 5.5% का इंक्रीज, नॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएई अप्रॉक्सीमेटली 4% का इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इस पर्टिकुलर CEPA की डील से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 that is given on page number 6 of business standard. Rupee gained sharply versus dollar as Federal softened view on rate hike. So US Federal ने कल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करी, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 0.25 BPS से, या बोल सकते हैं 0.25 BPS से रेपो रेट को इंक्रीज किया, पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया, और इमीडिएटली इस इंक्रीज के बाद अगर हम देखें तो इंडियन रुपी था जो वो स्ट्रेंथन हुआ शार्पली अगेंस्ट द US डॉलर ऑन थर्सडे। अब क्वेश्चन ये होता है कि US फेडरल ने तो प्राइस रेट हाइक किया है। जनरली जब भी प्राइस रेट हाइक होता है
तो जो FPIs हैं इंडिया में, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो फ्ली कर जाते हैं कहाँ, US में, वो सेलिंग करते हैं, जबकि इंडिया में तो इस समय उन्होंने बाइंग करी आफ्टर दिस इंक्रीज। रीज़न इसका ये है कि जो ये क्वांटम रखा फेडरल रिजर्व द 25 BPS का, ये कम क्वांटम था, एंटिसिपेशन ज़्यादा था, लोग ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रॉबेबली US फेडरल जो है, जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, प्रॉबेबली US फेडरल रिजर्व ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी रेट हाइक पर जा सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट 9वीं बार लगातार US फेडरल ने पॉलिसी रेट हाइक किया, लेकिन वो जो क्वांटम था वो पिछले हाइक से कम था, केवल 25 BPS का इंक्रीज किया है फेडरल रिजर्व में, जिसकी वजह से एक ये सेंटीमेंट डेवलप हुआ कि प्रॉबेबली जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का जो साइकिल है उसको अब एंड करने वाला है फॉर अपकमिंग टाइम, या उसको रिड्यूस कर देगा, या उतना एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग नहीं करेगा US फेडरल, जिसकी वजह से इंडियन रुपी में हमें इमीडिएटली एप्रिसिएशन देखने को मिला। इंडियन रुपी अप्रॉक्सीमेटली 82.26 पर $US पर सेटल हुई, जबकि जो उसका प्रीवियस डे का क्लोज था वो 82.67 था पर $US। एंड इट इज़ सेड दैट जिस थर्सडे यानी कल का जो दिन था वो सबसे शार्पेस्ट सिंगल गेन देखने को मिला हमें इंडियन रुपी में अगेंस्ट USD सिंस March 3rd। और अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 10% डिक्लाइन किया है इंडियन करेंसी का वैल्यूएशन, 10% ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला है इंडियन करेंसी में अगेंस्ट USD। द रुपी हैज़ एंजॉयड अ स्ट्रॉन्गर स्पेल इन करंट कैलेंडर ईयर, अप्रिशिएटिंग 0.6% सो फार। तो 25 बेसिस पॉइंट से जो इंक्रीज किया US फेडरल ने, उसके बाद अब जो फेडरल फंड का जो नया रेट है वो 4.75 से 5% हो गया है, एंड दिस इज लेस एग्रेसिव रेट हाइक। अभी तक अगर हम देखें तो टोटल इंक्रीज जो मार्च 2022 से US फेडरल ने किया अप्रॉक्सीमेटली 475 BPS पॉइंट के, 9वीं बार ये लगातार इंक्रीज फेडरल रिजर्व में किया है। ऑल्दो इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। आप देख लेते हैं ये इन्फोग्राफिक्स फेडरल रिजर्व का इफेक्ट रुपी वर्सेस डॉलर और ये 12 मंथ फॉरवर्ड यील्ड, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एसेंचर टू कट 19,000 जॉब्स एट IT स्पेंडिंग स्लोज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 19,000 जो जॉब्स हैं वो जो एसेंचर है वो रिड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से 7,000 केवल इंडिया में ही है। रीज़न बिहाइंड कि जो स्पेंडिंग है वो IT में कम, नया ऑर्डर कम मिल रहे हैं, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू लेड ऑफ द एडिशनल वर्कफोर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फिनमिन आस्क गवर्नमेंट बैंक्स टू शेयर बॉन्ड पोर्टफोलियो डेटा। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे डिटेल मांगी है उनके बॉन्ड पोर्टफोलियोज की बॉन्ड पोर्टफोलियो कैसा कैसा है, कितना कितना एक्सपोजर है किस कंपनी पर। तो एक मीटिंग शेड्यूल होने वाली है ऑन ग्लोबल टर्मोइल, उससे पहले जितने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितने भी बैंक्स हैं उनसे उनके एक्सपोजर का डेटा मांगा है कि उनका बॉन्ड को लेकर के, कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर के कितना उनका एक्सपोजर है, किस किस कंपनी में, किस किस बैंक्स में एक्चुअली जो बैंक्स इस समय क्लैश हो रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, कितना कितना एक्सपोजर है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तो बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है जहाँ पर ये डिटरमाइन करने की कोशिश करी जा रही है कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कितना रिजिलियंट है अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क और ग्लोबल टर्मोइल, बैंकिंग जो टर्मोइल देखने को मिल रहा है उसके अगेंस्ट इंडियन बैंकिंग जो सिस्टम है, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो कितनी रिजिलियंट है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये कैसे पता चलेगा कितना एक्सपोजर, अगर ज़्यादा एक्सपोजर है हमारे इंडियन बैंक्स का इनटू दीज बॉन्ड्स और इनटू दीज बैंक्स विच आर गेटिंग कोलैप्स, सो डेफिनेटली हमारे लिए भी रिस्क ज़्यादा है। और इसीलिए मीटिंग से पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारा डेटा पब्लिक सेक्टर बैंक से मांगा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। मारुति टू राइज प्राइस इन अप्रैल एमिड इनपुट कॉस्ट राइज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ मारुति ही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अदर जो कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज वो सभी प्राइस राइज कर रही हैं बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट इंक्रीजिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इंडिया पिचेस फॉर अपग्रेड इन रेटिंग एट फिच मीटिंग। तो बेसिकली थर्सडे को इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फिच के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करी है जहां पर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी प्रेजेंट थे और उन्होंने इंडिया के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया है, इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को पोर्ट्रे किया है, इंडिया की रेजिलियंस को पोर्ट्रे किया है, इंडिया के जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उनको पोर्ट्रे किया है। क्यों ये सब प्रेजेंटेशन दिया है इंडियन ऑफिशियल्स ने?
रीज़न बिहाइंड, वो चाहते हैं कि जो फिच है वो इंडिया की रेटिंग को इम्प्रूव करे। करंटली इंडिया की रेटिंग क्या है, BBB-, और जो आउटलुक है इकोनॉमिक आउटलुक वो स्टेबल है। और BBB- जो है वो S&P की भी है, मूडीज़ की भी अप्रॉक्सीमेटली Baa3 ही रेटिंग है। आउटलुक तीनों ही जो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका स्टेबल आउटलुक है। फिलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं इंडिया चाहते हैं कि ये रेटिंग जो है वो BBB जो माइनस रेटिंग है इससे इंडिया को इम्प्रूव किया जाए। क्यों कंट्रीज कंसर्न रहती हैं हमेशा इस रेटिंग के बारे में, आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। पहले भी कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसा नहीं कि फिच के सामने पहली बार किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इससे पहले भी कई बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के सामने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। वो इंडिया के फंडामेंटल्स, रेजिलियंस और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को शोकेस कर चुके हैं जस्ट टू इम्प्रूव द रेटिंग। तो फिलहाल के लिए फिच के सामने अभी ऑफिशियल्स ने इंडिया के फंडामेंटल्स प्रेजेंट किए। लेट अस सी वेदर फिच विल एक्चुअली रिवाइज देयर रेटिंग फॉर इंडिया और नॉट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, टू जॉइन ट्रेड पिलर्स और नॉट, फाइनल कॉल सून। तो यूएस लेड जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसको IPEF भी बोलते हैं, और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यूएस ने एक फ्रेमवर्क जो है वो बैकअप किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इंडिया को बोला है या अदर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं कि वो इसके पिलर्स को ज्वाइन करें। बेसिकली IPEF हैज़ 4 पिलर्स। वन इज ट्रेड, सेकेंड इज सप्लाई चेन, थर्ड इज टैक्स और फोर्थ इज क्लीन एनर्जी। तो सप्लाई चेन, टैक्स, एंटी करप्शन, क्लीन एनर्जी, ये सारे, और ट्रेड, ये सारे उसके 4 पिलर्स हैं। तो बेसिकली ये 4 पिलर्स हैं जो कि यूएस ने बैक किए हैं। बोल सकते हैं IPEF जो फ्रेमवर्क है उसको जो यूएस है वो बैकअप कर रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। रीजन चाइना की जो डोमिनेंस है पैसिफिक रीजन में उसको रिड्यूस करने के लिए, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क यूएसए ने तैयार किया है, और अपने फ्रेंडली नेशन को बोला है कि आप जो 4 पिलर्स हैं IPEF के इसको ज्वाइन करें। इंडिया के केस में क्या, इंडिया रेडी है इन 3 पिलर्स को ज्वाइन करने के लिए, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी। इंडिया इज नॉट रेडी टू ज्वाइन दिस ट्रेड पिलर, और इसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत टाइम से टाइम मांग रही थी यूएसए से कि हम अभी इस पर देखेंगे कि किस तरह से इसके रेगुलेशंस हैं, क्या इनके कन्वेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेंगे वेदर वी वांट टू जॉइन दिस ट्रेड पिलर और नॉट। तो बेसिकली साउथ और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूएसए ने ये 4 पिलर फ्रेमवर्क रेडी किया था। और इंडिया जो है वो अभी फिलहाल के लिए ट्रेड इनिशिएटिव को लेकर के बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव है, और उसने अपने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन, मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया है वेदर वी शुड ज्वाइन दिस ट्रेड पिलर और नॉट। और ऑफिशियल्स का कहना है कि बहुत जल्द ही इंडिया इस पर्टिकुलर इशू पर डिसीजन ले लेगा कि ट्रेड पिलर ज्वाइन करना है या नहीं करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो स्टेक होल्डर से, मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से डिस्कशन स्टार्ट कर चुकी है। एंड द डेवलपमेंट कम सून आफ्टर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव responsible for coordinating the US international trade and negotiation with other countries shared the trade pillar negotiating text with India. So let us see whether India will join this trade pillar or not. अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ओनली 15 to 20% ऑफ ATM डिस्पेंस ₹2000 नोट्स। तो 2000 नोट्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, बहुत टाइम से न्यूज़ चल रही है, और इसकी वजह से बैंक्स को भी शॉर्टेज फेस करनी पड़ी। अब शॉर्टेज का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बैंक्स के जो ATM के कसेट्स हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ रहा है बैंक्स, क्योंकि ATM के कसेट है तो प्रॉबली 2000 का भी कसेट होता है, लेकिन अब 2000 के नोट्स अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो रिकॉन्फिगर कर रहे हैं अपने कैश डिस्पेंसर कसेट्स को इन ATMs। एंड दिस इज द फेजिंग आउट ऑफ 2000 रुपी करेंसी। जैसा कि कई बार एक्सपर्ट बोल भी चुके थे कि इस पर्टिकुलर नोट को एक बहुत हाई डिनोमिनेशन का नोट है, इसको जनरली इसको फेज आउट ही किया जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन 2017, 18, 19, 20, 21 एंड 22। हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इसका सर्कुलेशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। एंड दिस इज द नंबर ऑफ टोटल ATMs banks are having. You can just have the glimpse of it. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.